किम जोंग होंग, एक साहसी युवा अग्निशामक, ने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए उल्लेखनीय वीरता प्रदर्शित की। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, एक ऊंची इमारत आग की लपटों में घिर गई, जिससे किम को एक कठिन निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक भयभीत युवा लड़की को बचाने के लिए उसने बहादुरी से धधकती इमारत से छलांग लगा दी। हालांकि उतरने पर उसे दर्द का अनुभव हुआ, फिर भी वो डगमगाया नहीं। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ वो तेजी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और लड़की की सुरक्षा सुनिश्चित की। उसके माता पिता ने राहत महसूस करते हुए आभार व्यक्त किया, फिर भी लड़की चुपचाप अपने परिवार के साथ चली गई। किम के जीवन में एक असामान्य मोड़ आया क्योंकि उसके आसपास की दुनिया ने अपरिवर्तित स्वरूप के बावजूद एक अपरिचित सार ग्रहण कर लिया। तभी एक आवाज ने उसका नाम पुकारा। पीछे मुड़कर उन्होंने एक दयालु दिखने वाले पुरुष और महिला को देखा, जिन्होंने एक चौंकाने वाला रहस्य उद्घाटन किया। उनका निधन 28 अप्रैल 2017 को हो गया था। किम ने उनसे अपनी मां के साथ अंतिम मुलाकात कराने का आग्रह किया, लेकिन इसके बजाय उन्होंने उसे इस क्षेत्र में ले जाया। परवर्ती जीवन का 7 परीक्षाओं के वर्जित द्वारों से परे किम का सामना कांग रिम नामक एक अन्य अभिभावक से हुआ। डायक चुन ने किम को एक विशेष पदनाम दिया, जिसमें उनके सदाचारी जीवन और सम्मानजनक मृत्यु के कारण उन्हें प्रतिमान करार दिया गया, जो हाल के दिनों में दुर्लभ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पैरागोन्स के पास 49 दिनों के भीतर 7 परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा करने की सबसे अधिक संभावना थी, जिससे संभवतः पुनर्जन्म हो सकता था। पहले मुकदमे को, जिसे नर्क ऑफ मर्डर के नाम से जाना जाता है, यह आकलन करने के लिए किम के जीवन की जांच की गई कि क्या उसने नुकसान पहुंचाया था या अन्यायपूर्वक किसी की जान ले ली थी। उन पर एक मित्र को जलती हुई संरचना में छोड़ने का आरोप लगा, जिसके परिणामस्वरूप मित्र की मृत्यु हो गई। उन पर हत्या का आरोप लगाया गया और संभावित रूप से उन्हें 50 साल की सजा का सामना करना पड़ा। हालांकि कांग रिम किम के बचाव में आए। उन्होंने कहा कि किम ने अपने दोस्त से पहले दूसरों को बचाने को प्राथमिकता दी थी, इस तरह वीरतापूर्वक काम किया। न्यायाधीश ने किम को नायक के रूप में स्वीकार करते हुए सहमति व्यक्त की। इसके बाद आलसे का नर्क सामने आया, जो शुरू में सौम्य दिखाई देता था लेकिन छुपे हुए खतरों से भरा हुआ था। रानी चागोंग ने इस परीक्षण की अध्यक्षता की, जिसका उद्देश्य ये जानना था कि किम ने अपने जीवन काल के दौरान आलस्य या अहंकार का प्रदर्शन किया था या नहीं। अभिभावकों ने एक अग्निशामक के रूप में किम के सराहनीय कार्यों का वर्णन किया, फिर भी उनकी यह स्वीकारोक्ति कि वित्तीय लाभ ने उन्हें प्रेरित किया, रानी के क्रोध का कारण बना। उसने उन पर अत्यधिक भौतिकवाद का आरोप लगाया और सजा देने की तैयारी की। कांग रिम और हेवॉन ने हस्तक्षेप किया। कांग रिम ने बताया कि किम को अपने अग्निशमन कर्तव्यों से परे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। किम ने लगातार मेहनत की, कई रात्रिकालीन नौकरियां की और यहाँ तक कि रोजगार की निरंतर खोज के लिए सप्ताहांत भी समर्पित किया। उनके समर्पण की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि वे कभी भी विश्राम लेने से बचते थे। उनकी अटूट प्रतिबद्धता उनकी गंभीर रूप से बीमार मां और उनके छोटे भाई के प्रति कर्तव्य की गहरी भावना से उपजी थी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद तक पहुंचने का सपना देखा था। कठिन समय के बीच किम के मेहनती प्रयासों ने जीवन रेखा के रूप में काम किया, जिसने उनके परिवार को सहारा दिया। एक महत्वपूर्ण दिन, किम के वकील कांग रिम ने रानी को अपने परिवार के अस्तित्व में किम द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका से अवगत कराया और इस बात पर जोर दिया कि उनके अथक प्रयासों के बिना वे प्रतिकूल परिस्थितियों के आगे झुक सकते थे। चिंतन के बाद रानी ने किम की विशिष्टता को पहचाना, ये स्वीकार करते हुए कि उसने न केवल आर्थिक लाभ के लिए बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कड़ी मेहनत की। उसके फैसले के साथ वे अपनी अगली चुनौती पर निकल पड़े। हालांकि उनकी यात्रा में एक खतरनाक मोड़ आ गया जब उन्होंने पाया कि जंगल की गहराई से निकलने वाले खतरनाक प्राणियों ने खुद पर हमला कर दिया है। जबकि वे खतरे से बचने में कामयाब रहे, उनके साथी हेवान ने अनुमान लगाया कि ये हमले तामसिक आत्माओं द्वारा उकसाए गए थे, जो परिवार के एक सदस्य की हानि से क्रोधित थे। इन दुष्ट आत्माओं ने किम की यात्रा पर दुर्भाग्य का साया डाल दिया, जिससे उसकी बीमार मां के प्रति उसकी आशंका और बढ़ गई। कांग रिम ने स्पष्ट किया कि इस द्वेष को दबाने का एकमात्र साधन मृतक परिवार के सदस्यों के अवशेषों का पता लगाना और उन्हें जलाना था, जिससे क्रोधी आत्मा का शमन हो सके। किम ने अपने परिजनों के अवशेषों की तलाश में अभियान चलाने का संकल्प लिया। किम को राक्षसों की शिकारी नजरों से बचाने के लिए उन्होंने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उसे अपने अगले परीक्षण, धोखे के नर्क की ओर निर्देशित किया। यहाँ किम को झूठ बोलने और दूसरों को नुकसान पहुँचाने के अपने पिछले अपराधों के लिए फैसले का सामना करना पड़ा। उसने पत्र गढ़ने की बात कबूल की, एक विशेष रूप से हड़ताली उदाहरण जिसमें सांत्वना देने के लिए एक छोटी लड़की के पिता का रूप धारण करना शामिल था।
किम की प्रेरणा सहायता प्रदान करने की उसकी इच्छा में निहित थी, लेकिन वह इस बात पर विचार करने में विफल रहा था कि सच्चाई के कारण दिल को कितना दुख होगा। सजा के तौर पर उनकी जीभ निकलवा दी गई। फिर भी एक अप्रत्याशित मोड़ में डाइकेचन उनके वकील के रूप में उभरे और उन्होंने नकली पत्रों की एक श्रृंखला का खुलासा किया जो इस बार किम की मां पर निर्देशित थी। अस्पताल में भर्ती होने के दौरान इन असत्य बातों ने उनकी मां के भीतर आशा जगा दी थी। डाइकेचन ने तर्क दिया कि इन झूठों ने उन लोगों के लिए उपचार और प्रगति की सुविधा प्रदान की है जिन्हें उन्होंने छुआ था। इन पत्रों से मिली खुशी को देखते हुए एडमिरल ने किम को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। कांग रिम किम के घर गए और उनकी अवाक मां से मुलाकात हुई। अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने मोमबत्ती के धुएं के भीतर किम के भाई की आत्मा को पहचाना। अपने भाई की मृत्यु के बारे में उत्तर पाने के उनके प्रयासों के बावजूद आत्मा पकड़ से बाहर हो गई, जिससे पीछा करना शुरू हो गया। अंततः कांग रिम ने निर्धारित किया कि अपने भाई की मृत्यु के बारे में अंधेरे में रहना, उनके चल रहे परीक्षणों की सुरक्षा करना किम के सर्वोत्तम हित में था। किम को इस विश्वास से सांत्वना मिली कि उसकी मां और भाई ठीक हैं। कांग रिम प्रतिशोधी भावना का पता लगाने और उसे खत्म करने के अपने मिशन में आगे बढ़े, जबकि समूह अपनी अगली चुनौती की ओर आगे बढ़ा। अपनी यात्रा के दौरान किम ने डायक चान के साथ एक चावल कुकर के बारे में एक मार्मिक स्मृति साझा की, जिसे वह अपनी मां को भेंट करना चाहता था। अपने दायरे के भीतर उसने एक पत्र छुपाया था जिसने उसके झूठ के पीछे की सच्चाई का खुलासा किया था, जिसमें उसके प्रति उसके प्यार और चाहत को व्यक्त किया गया था। उनकी यात्रा उन्हें अन्याय के नर्क तक ले गई, जहां आत्माओं को नश्वर क्षेत्र में दूसरों की सहायता करने में विफल रहने के लिए प्रतिशोध का सामना करना पड़ा। किम को उनकी निस्वार्थता और बलिदानों के कारण परोपकार द्वारा परिभाषित मार्ग पर चलते हुए इस परीक्षण से छूट दी गई थी। किम के भाई सू होंग के बारे में जानकारी की तलाश में कांग रिम एक सैन्य सुविधा की यात्रा पर निकले। वह आश्चर्यचकित रह गया जब उसने एक हैरान करने वाला रहस्य उद्घाटन किया। यह आरोप लगाया गया था कि सू होंग ने सेना छोड़ दी थी, लेकिन यह अकल्पनीय प्रतीत हुआ क्योंकि सू होंग एक सम्मानजनक छुट्टी पाने के कगार पर थी, क्योंकि उसने सेना की वीरानियों की जांच के लिए जिम्मेदार कमांडर के रूप में काम किया था। सू होंग के लापता होने के आसपास की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित कांग रिम ने सू होंग के अंतिम कार्यों की देखरेख करने वाले अधिकारी लेफ्टिनेंट पाक के साथ बातचीत की। कांग रिम इस भावना को हिला नहीं सके कि लेफ्टिनेंट पाक एक महत्वपूर्ण रहस्य छुपा रहा था। इसके बाद उन्होंने सार्जेंट डॉन यंग से संपर्क किया, जो सू होंग के गायब होने की दुर्भाग्यपूर्ण रात में उसके साथ था। कांग रिम को जो चीज अलग करती थी वो थी समय का पता लगाने की उनकी अद्वितीय क्षमता। इस असाधारण उपहार का उपयोग करते हुए वह अतीत में चला गया, उस रात की खोज में जब सू होंग गायब हो गई थी। ये स्पष्ट हो गया कि सैन्य जीवन की कठिनाइयों के बीच सू होंग डॉन यंग की एकमात्र साथी थी। जबकि अन्य लोगों ने डॉन यंग का उसकी मितव्ययता के लिए उपहास किया, सू होंग उसके साथ खड़ी रही और उसे एक विशेष गीत के साथ सांत्वना दी, जिसे उन्होंने उन कठिनाइयों से निपटने के लिए मिलकर बनाया था। जैसे ही कांग रिम अतीत में आगे बढ़ा, वो सू होंग के लापता होने की रात को पहुंचा। सू होंग के बिना रहने के डर के कारण डॉन यंग चिंता और भय से ग्रस्त था और अपनी राइफल के साथ खिलवाड़ कर रहा था। दुखद बात यह है कि गलती से गोली चल गई जो सू होंग को लगी। डॉन यंग ने घबराहट में लेफ्टिनेंट पाक से संपर्क किया। दुर्घटना की रिपोर्ट करने के बजाय लेफ्टिनेंट पाक ने डॉन यंग को घटना को छिपाने का निर्देश दिया और उसे आश्वस्त किया कि यह सू होंग की इच्छाओं के अनुरूप है। चौंकाने वाली बात यह है कि सू होंग उस रात नष्ट नहीं हुई। उसके कथित दोस्तों ने सच्चाई छुपाने के लिए उसे जिंदा दफना दिया था। जब कांग रिम ने सू होंग के अवशेषों की खोज की तो उन्हें एक कठिन निर्णय का सामना करना पड़ा। सबूतों को छुपाने के बजाय उसने परवर्ती जीवन में सांत्वना पाने में सू होंग की सहायता करने का विकल्प चुना। उन्होंने उस अन्याय को सुधारने की मांग की जो सू होंग ने सहा था। सू होंग की केबल कार की सवारी करने की उत्कट इच्छा को याद करते हुए कांग रिम को उनकी गहरी दोस्ती की याद आई। उनका मार्ग डायोप चान से जुड़ता था, जो उन अभिभावकों में से एक था जो कभी पृथ्वी पर मानव थे। वह अभिभावकों की अपने पिछले जीवन को भूलने की क्षमता पर नाराजगी रखती थी। एक विवाद शुरू हो गया जिससे किम के भाई की प्रतिशोधी भावना के गंभीर भाग्य का पता चला। कांग रिम ने सू होंग की आत्मा का पता लगाने का प्रयास किया और एक क्लब में पहुंच गया जहां नशे में धुत डॉन यंग मौजूद था। एक नाटकीय खोज शुरू हुई जिसके परिणामस्वरूप अंततः कांग रिम ने सू होंग की आत्मा पर कब्जा कर लिया। कांग रिम ने सू होंग से अपना गुस्सा छोड़ने और अपने भाई के मुकदमे में सहायता करने का आग्रह किया।
अप्रत्याशित रूप से सू होंग ने अपने भाई के प्रति स्थायी नाराजगी व्यक्त की, जिसे उसने 15 वर्षों में नहीं देखा था। इसके साथ ही डॉन यंग ने किम की मां के आवास का दौरा किया और सू होंग के दफन शरीर की ओर जाने वाला एक नक्शा छोड़ दिया। कांग रिम ने देखा कि सू होंग कठोर कदम उठाने के बारे में सोच रही थी। जैसे ही डॉन यंग खुद को नुकसान पहुंचाने की कगार पर था, सू होंग ने हस्तक्षेप किया और कांग रिम के सामने एक सौदे का प्रस्ताव रखा। उसके सहयोग के बदले में डॉन यंग की जान बचाई गई। कांग रिम ने सहमति व्यक्त की, हालांकि उन्होंने सू होंग को जीवित दुनिया में हस्तक्षेप करने के परिणामों के बारे में आगाह किया। कांग रिम की सहायता से सू होंग ने अपनी पहचान को प्रमाणित करते हुए उनके द्वारा रचित विशेष गीत का प्रदर्शन किया। उन्होंने डॉन यंग को माफ कर दिया और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे जैसे उनकी यात्रा जारी रही, किम और 2 अभिभावकों को विश्वासघात पर केंद्रित एक चुनौतीपूर्ण मुकदमे का सामना करना पड़ा। हालांकि एक अप्रत्याशित घटना ने किम को मुकदमे का सामना करने से बचा लिया। इसके बाद उन्हें एक वैक्यूम सिंकहोल का सामना करना पड़ा, जो उन्हें एक ऐसे क्षेत्र में ले गया जहां हिंसा के लिए सजा दी जाती थी। जीवित दुनिया में कांग रिम के कार्यों के अप्रत्याशित परिणाम हुए, जिससे उन्हें एक खतरनाक स्थिति में धकेल दिया गया, जहां उनका सामना राजा जिन वोंग से हुआ। इस गंभीर दायरे में किम को अपने छोटे भाई के साथ दुर्व्यवहार के लिए फैसले का सामना करना पड़ा, जो अपर्याप्त भोजन से पीड़ित था। किम के भाई ने उसे कभी माफ नहीं किया था और किम ने कभी माफी नहीं मांगी थी। अभिभावकों ने नरमी बरतने की मांग की, लेकिन राजा जिन वोंग ने कड़ी सजा दी। कांग रिम ने किम के भाग्य को बदलने के प्रयास में अन्य अभिभावकों को एकजुट करने का प्रयास किया। हालांकि अभिभावकों में से एक, हेवान, अनिश्चित रहा, जिससे उनके बीच तनाव बढ़ गया। चुन ने एक अद्वितीय परीक्षण का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। इस विशिष्ट परीक्षण में नए गलत कार्यों के साथ साथ पिछले अपराधों पर दोबारा गौर करना शामिल था। यदि व्यक्ति को इन संयुक्त अपराधों का दोषी पाया गया, तो उन्हें अधिक गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके अतिरिक्त उनके अभिभावक अपने पद और विशेषाधिकार खो देंगे। इसके बाद वे एक और परीक्षण के लिए आगे बढ़े, जिसे फिलियल अपवित्रता का नरक कहा जाता है, जहां उन्होंने मूल्यांकन किया कि लोगों ने अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को किस हद तक पूरा किया है। इस संदर्भ में किम ने अभिभावकों के सामने कबूल किया कि वह एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र नहीं था। उसकी मां गंभीर रूप से बीमार थी और उनके पास मदद के लिए पूछने वाला कोई और नहीं था। किम और उसके भाई ने भूख और पीड़ा सहन की थी और उन्हें डर था कि उन सभी का भविष्य अंधकार में होगा। इसलिए 15 साल पहले एक मनहूस रात में उन्होंने उनकी पीड़ा को खत्म करने का प्रयास किया। जब वह सो रही थी तो उसने अपनी मां को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उसका भाई जाग गया और हस्तक्षेप किया। संघर्ष में किम ने अपने भाई को घायल कर दिया और अपराध बोध से अभिभूत होकर भाग गया। उनकी योजना उनकी पीड़ा को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए अगले दिन उनके भोजन में नींद की गोलियां देने की थी। किम ने अपनी मां या भाई को फिर कभी नहीं देखा और केवल पत्रों के माध्यम से उनसे संवाद किया। हुआन क्रोधित था क्योंकि कांग रिम ने उसकी आत्मा को पुनः प्राप्त करने में सू होंग की सहायता की थी। सू होंग ने एक भूमिगत स्थान पर अपनी मां से मुलाकात की थी और उसके बेटे के बारे में पूछताछ की थी। वो बोल नहीं सकती थी, इसलिए उसने सहायता की मांग करते हुए एक कष्टकारी संदेश दिया। लेफ्टिनेंट पाक ने उसे रोकने का प्रयास किया और उसे धक्का भी दिया, जिससे सू होंग का गुस्सा भड़क गया। उसने लेफ्टिनेंट पाक को एक नक्शा दिखाया, जिससे उसका गुस्सा और भड़क गया, जिससे उसने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिसके कारण उसे एम्बुलेंस में डालना पड़ा। इन घटनाओं को देखकर सू होंग क्रोधित हो गई और उसने लेफ्टिनेंट पाक का पीछा करने के लिए एक शक्तिशाली बवंडर बुलाया। इससे रेत राक्षसों की एक भीड़ सामने आई, जिसने किम और अभिभावकों पर हमला कर दिया। कांग रिम सू होंग से लेफ्टिनेंट पाक को बचाने में असमर्थ हेवान को सहायता के लिए बुलाया, जिसके परिणामस्वरूप एक भयंकर युद्ध हुआ। किम ने खुद को पृथ्वी की सतह से घिरा हुआ पाया। जब कांग रिम और हेवान ने लेफ्टिनेंट पाक को सफलतापूर्वक बचाया, तो सू होंग ने अपने भाई को रेत में डूबते हुए देखा। उस क्षण उसने बदला लेने की अपनी इच्छा को त्यागने और अपनी आत्मा को पुनः प्राप्त करने का निर्णय लिया। इसके तुरंत बाद अंतिम परीक्षण शुरू हुआ। अंडरवर्ल्ड के शासक राजा योमरा ने सजा के आधार के रूप में किम द्वारा 15 साल पहले अपनी मां को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का हवाला दिया। चुन ने राजा से किम को दंडित न करने का आग्रह किया, ये तर्क देते हुए कि उसकी मां इस घटना से अनभिज्ञ थी। हालांकि राजा ने एक जादुई दर्पण प्रस्तुत किया, जिससे पता चला कि किम की मां को सब कुछ पता था। उसने अपने बच्चों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए नकली नींद का नाटक किया था,
भले ही इसने उसे दुख से भर दिया था। किम को गहरा पश्चाताप हुआ और उसने स्वेच्छा से सजा की मांग की। ट्रिब्यूनल ने किम के सभी अपराधों का विवरण दिया, लेकिन तभी अचानक आए भूकंप ने दृश्य को हिलाकर रख दिया। जादुई दर्पण के माध्यम से उन्होंने सू होंग को अपनी मां के सपने में आते देखा। उसने उसे सूचित किया कि वो परलोक में न्यायाधीश बन गया है और उसने अपने भाई को माफ कर दिया है। पहली बार उनकी मां ने बात की और स्वीकार किया कि हर चीज के लिए उनकी गलती थी। नतीजतन राजा ने निष्कर्ष निकाला कि कोई आरोप दायर नहीं किया जाना था, क्योंकि किम को लिविंग वर्ल्ड में माफ कर दिया गया था। उन्होंने आदेश दिया कि किम का पुनर्जन्म हो सकता है। किम ने चुन के प्रति आभार व्यक्त किया और लिविंग वर्ल्ड के लिए प्रस्थान किया। जाते समय कांग रिम ने किम की मां को एक चावल कुकर और एक हार्दिक पत्र उपहार में दिया। उसने पत्र पढ़ा और मुस्कुरा दी। इस प्रकार कहानी समाप्त हुई।